गुड आफ्टरनून। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशिएशन का आपस में क्या रिलेशन है और इसके लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इस चैप्टर का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनमें से एक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो बात समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को हम पहले भी इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिकॉल करा दें। मेरे पास एक सीक्वेंस है एफ एन एट्स इस तरह का, जहाँ एट्स -1 से 1 के बीच है। 1 प्लस या आप ऐसे करेंगे तो 2n/2n-1 ये आपके पास है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये देखिए n=1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/2, तो x⁴3/2। तो ये आपके पास काफ़ी हद तक ये जो ग्राफ होगा ये ऐसा कुछ आएगा। आप कहाँ तक लेंगे +1 और यहाँ -1। आप इसे अगर ये x⁴3/2 का ग्राफ है, लगभग अप्रॉक्स ग्राफ है, तो ये आपके पास f1x होगा तो x⁴3/2। f2x अगर आप करें तो n की जो 2 रखिए 4 - 1 3, तो 1 + 1/3, तो x⁴4/3। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा ये थोड़ा स्लोप कम करते हुए कुछ इस तरह से आएगा। 0 पर तो 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर मिलेगा। तो ग्राफ वैल्यू बढ़ रही है लगातार। अगर आप पॉइंट वाइज लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁴1 + 1/2n-1, तो x बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁴1/2n-1, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, आपको अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग इसको किस रूप में लिखेंगे, आप दो ट्रेस बना सकते हैं। ये x⁴0 1 की तरफ जाएगा। अब x कैसा है ये देखना पड़ेगा, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप या तो दो ट्रेस बना लें, x पॉजिटिव है तब, x नेगेटिव है तब, तो दोनों को आप समझाएंगे तो ऐसा मिल जाएगा। इसका मतलब आप जानते ही होंगे, x जब x नॉन नेगेटिव है, -x जब x नेगेटिव है। तो आप ये देख रहे होंगे कि f(x) जो है mod x है, तो धीरे धीरे जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेट लाइन की ओर, mod x का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन की ओर कन्वर्ज होगा। जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ऐसा होगा। यहाँ से अब एक नया हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि अगर मेरे पास कोई fn कोई सीक्वेंस है और वो किसी f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, fn जो है f पर कैसा है, यूनिफॉर्म है, और ईच fn इज डिफरेंशिएबल। हर एक fn कैसा है, कैसा हो है, मान लीजिए हर एक डिफरेंशिएबल है, तो फिर क्या हर एक जो hn' होगा वो h' की ओर कन्वर्स करेगा। आपके पास या fn' होगा तो f' पर, ये fn मान लीजिए सफिक्स में। अगर fn एक सीक्वेंस है, प्रॉब्लम समझिए ध्यान से, fn एक सीक्वेंस है जो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है,
और हर एक एफ एन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो फिर क्या एफ एन डैश कन्वर्जिंग टू एफ डैश होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। अब इसका जवाब हमें सोचना है। अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कर चुके हैं। ये आपके पास हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट फंक्शन है f, ये f जो है एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी आ जाएगा, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है। हर एक एफ एन डिफरेंशिएबल भी आएगा, लेकिन जो एफ एन डैश होगा वो f से f डैश में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो f है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऐसा सोचना है कि अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और हर एक एफ एन उसमें डिफरेंशिएबल हो, तो फिर एफ एन डैश एफ डैश पे कन्वर्स करेगा, ये सोचना गलत है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी इस एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो f आया है अब वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर आप f से f डैश कैसे लाएंगे ओरिजिन पर? तो इसका मतलब नहीं ला पाएंगे। तो फिर एज्यूम्शन ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें कोई फॉल्ट है। वो क्या फॉल्ट है और जनरल रूल क्या होना चाहिए, मैं उसे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ और आपका समय बचेगा, और उसके बाद फिर आगे फिर समझते हैं। तो जो बात मैं आपको समझा रहा था वो मैंने लिख दी। इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली एंड ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, वी शुड नॉट एंटिसिपेट दैट एफ एन डैश कन्वर्जेस टू एफ डैश, because in the above example f dash does not even exist at x equal to 0, वो एडजस्ट भी नहीं कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग इस थीम पे काम करेंगे कि जो ये सीक्वेंस है एफ एन से एफ तक, ये भले ही यूनिफॉर्मली ना हो, ये पॉइंट वाइज भी चले, लेकिन जो डेरिवेटिव का सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, तब हम इस रिजल्ट पर शायद पहुंच पाएंगे। तो ये एक स्टेटमेंट का थ्योरम भी है। मैं आपको स्टेटमेंट का अब थ्योरम समझा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम एफ एन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो डेरिवेटिव जो सीक्वेंस होगा एफ एन डैश, इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। तो फिर अब देखते हैं, हमारा जो आज का टाइटल था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, तो उस पर हमारी पहली थ्योरम ये है कि एफ एन एक सीक्वेंस है एफ पर और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहे हैं। तो जो एफ एन है वो पॉइंट वाइज कहाँ पर पहुंचा? एफ पर, ठीक है। और पॉइंट वाइज लिमिट है ये आपके पास जो एफ है, और एज्यूम दैट ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, हर एक एफ एन डिफरेंशिएबल है, तो आप वहाँ से एफ एन डैश ले आएंगे, ये पॉइंट वाइज है। एफ एन डैश जो होगा वो आप कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एफ एन डैश का जो सीक्वेंस है वो कैसा है? इफ एफ एन डैश कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन ए बी टू अ फंक्शन जी, और ये कहाँ को कन्वर्स कर रहे हैं? जी पे। ये कहाँ पे कन्वर्स कर रहा था पॉइंट वाइज? एफ पर। तो लास्ट में क्या रिलेशन कह रहे हैं आपको? अगर ऐसा है तो फिर जो एफ डैश है वो जी होगा। उम्मीद है आपको पूरी थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा समझ में आ पा रहा होगा कि एफ एन जो है वो एफ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। यहाँ यूनिफॉर्म की जिद हमने छोड़ दी अब, और हर एक एफ एन डिफरेंशिएबल है, तो एफ एन डैश भी एक सीक्वेंस बना होगा, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी जी पर, ठीक। तो फिर जो ये पॉइंट वाइज लिमिट है डिफरेंशिएबल होगी, और एफ डैश जो होगा वो जी के बराबर आएगा। अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंस के लिए एप्सिलॉन तय कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड हम कोई सी ले लेते हैं जिसमें क्लोज इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट। तो हम करना क्या चाह रहे हैं? वी वांट टू आर्ग्यू दैट एफ डैश सी एग्जिस्ट
डिफाइंड इक्वल टू जी सी, ये तो प्रूफ करना है। एफ डैश इक्वल टू जी लिखा था ना, तो उस मान लो एक सी पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पे एफ डैश सी किसके बराबर होगा, जी ऑफ सी के बराबर होगा, ये कर रहे हैं। अब ये एफ डैश जो है वो तो आप लिमिट फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, ये कहा है बिकॉज एफ डैश इज डिफाइंड बाय द लिमिट एफ डैश सी कैसा होगा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो हम सभी लोग जानते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यही हुआ एफ डैश सी। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम तो इसको जी सी के बराबर ला रहे हैं ना, तो हमारे पास जो टास्क है वो क्या है, आवर टास्क इज टू प्रोड्यूस अ डेल्टा, क्या करना चाहिए हमको, पॉजिटिव डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और जी सी के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन। कब, व्हेनेवर एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, ये लिमिट आ जाए सी के डिलीटेड नेबरहुड में, एक्स सी के बराबर नहीं होगा कभी भी, तो एक्स सी को छोड़ के होगा, एक्स और सी डिफरेंट होंगे, इसीलिए उनका डिफरेंस का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक है, अब हमें ये रिलेशन लाना है, मतलब ठीक है। अब इसमें हम कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ घटा लेते हैं, इस इनइक्वलिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वलिटी वी हैव, यूजिंग triangle inequality we have fx minus fc upon x minus c minus gc, ये है हमारे पास। तो हम इसे लिख सकते हैं fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये तो है ही, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ऐड कर रहे हैं, माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सब्ट्रैक्ट किया तो इतना ही हमें ऐड भी करना पड़ेगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ एन डैश सी प्लस एफ एन डैश सी और माइनस लास्ट में जी सी। तो आप ये देख रहे हैं ये टर्म ऐड ही उतनी ही सब्ट्रैक्ट की और एफ एन डैश सी ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको हमने तीन पार्ट में तोड़ा, ये एप्सिलॉन बाय 3 थ्योरम कह लेते हैं हम कई बार, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 3 में 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे हम इन दोनों को। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये वाली, और ये सेकेंड टर्म, इनको एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो अगर ऐसा करेंगे तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी। सेकेंड टर्म एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी एक्स माइनस सी माइनस एफ एन डैश सी प्लस एफ एन डैश सी माइनस जी सी मॉड। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं इसको, ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए,
तो इससे बड़ा एक्सप्रेशन ये है, अगर मैं इस राइट हैंड साइड को 3 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 ले आऊँ तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन तो आर्बिट्ररी था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और लिमिटिंग केस में ये एफ डैश सी बराबर जी सी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये करना है। इस राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म फिर भी रिलेटिवली इजी पड़ेंगी प्रूफ करना, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो डेरिवेटिव का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को काम करते हैं, इसी में हमें वास्तविक जो मेहनत हमारी लगनी है वो फर्स्ट टर्म पे है। तो हम ऐसे करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, m और n में ले लेते हैं। इसमें ये n तो सफिक्स दिख ही रहा है, m8 ले लेते हैं। लेट अस टेक अ फंक्शन fm माइनस fn ऑन इंटरवल कोई भी ले लीजिए, c ट्रोमा एट्स। आप एट्स ट्रोमा c लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। c तो आपको पता ही है, एक पॉइंट हमने लिया है क्लोज इंटरवल ए बी में, और c से एट्स तक, या कोई एट्स पीछे ले लीजिए, एट्स से c तक हमने एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि हर एक डिफरेंशिएबल तो है ही फंक्शन, तो कंटिन्यूअस भी होगा। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, तो सी टू एट्स के बीच में एक कहीं पर कोई अल्फा होगा, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी टू एट्स, यही था मीन वैल्यू थ्योरम में, सच दैट एफ एम डैश अल्फा माइनस एफ एन डैश अल्फा इक्वल टू, आप सोचिए, एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ एम एट्स माइनस एफ एन एट्स, ये आएगा फर्स्ट टर्म, माइनस एफ ए चीज सी है यहाँ, तो एफ एम सी माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो हमारे पास ये आएगा। लेकिन जो डेरिवेटिव का सीक्वेंस है ये हमें पता है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे, गिवन दैट क्या दिया है, एफ एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, ये दिया हुआ है, एप्सिलॉन हमने पहले ही तय कर रखा है, ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट सम n1 belongs to natural number n such that fm dash alpha minus fn dash alpha mod less than epsilon by 3 for every mn greater than equal to n1। तो हमने जो अभी लास्ट पेज में लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 ले ली हमने। इसका मतलब है हम यहाँ पर ये भी तो रख सकते हैं राइट हैंड साइड की चीज़ें, तो हम ये रखेंगे अब इसमें। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कि, और यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि क्यों डेरिवेटिव जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने, डेरिवेटिव का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना क्यों ज़रूरी है। अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए अल्फ़ा आपने खुद तय किया है ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ, वी शुड पॉइंट आउट दैट अल्फ़ा डिपेंड्स upon the choice of m and n,
जो आप m और n ले रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप ले कितना रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज क्रूशियल टू हैव यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म convergence of किस चीज, एफ एंड डैश, कहाँ पर, एट दिस पॉइंट इन द आर्ग्यूमेंट। हम लोग जहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना जरूरी है। तो अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और एन पे डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव, तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो था, तो पिछला जो एक्सप्रेशन था उसका जो राइट हैंड साइड था वो रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज मॉड एफ एम एच माइनस, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप देखिएगा, एम सफिक्स वाले एक साथ ले लें तो एफ एम एच माइनस एफ एम सी एक साथ आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो एफ एन एच माइनस एफ एन सी एक साथ आ जाएगा। तो ये किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये बड़े एक्सप्रेशन है, बार बार लिखना टाइम टेकिंग है। दिस अपॉन एक्स माइनस सी, ये तो एक साथ, माइनस दूसरा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा एफ एन एच माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी मॉड, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। तो हमने ये लिख दिया, बट जो एफ एन सीक्वेंस था हमें ये पता था ये कहाँ को कन्वर्ट कर रहा है, एफ को, लेकिन ये पॉइंट वाइज था। प्लीज याद रखिए यूनिफॉर्म केवल डेरिवेटिव के लिए था, जो डेरिवेटिव का सीक्वेंस था वो यूनिफॉर्म था, ये केवल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, एफ एम कन्वर्जेस टू एफ, ये तो लिखा हुआ है ही ना। तो हम क्या करते हैं, वी टेक, ये तो तब होगा जब m कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो वी टेक द लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम ऑर्डर लिमिट थ्योरम यूज करते हैं, एंड यूज ऑर्डर लिमिट थ्योरम, वी गेट, तो जब एफ एम कहाँ को जाएगा, एफ एम एच कहाँ को जाएगा, एफ एच, तो एफ एम सी कहाँ को जाएगा, एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, पहली टर्म तो ये हो जाएगी, दूसरी आपके पास वही रही, दूसरी क्या है, एफ एन एच माइनस एफ एन सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो दैट विल बी दिस। अब आप ये देखिए कि ये चीज़ या तो एप्सिलॉन बाय 3 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। यहाँ इक्वलिटी साइन भी आ रहा है जबकि ऊपर इक्वलिटी साइन नहीं था। तो फॉर एवरी, ये क्या है, अब केवल m तो है दिया, फॉर एवरी n है, n ग्रेटर देन n1, हमने ये मान लिया, ठीक है, हमारे पास ये हो गया। तो ये पहला टर्म जो आपके पास था उसमें इक्वेशन 1 अगर आप देखेंगे, इक्वेशन 1 तो ये था, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो राइट हैंड साइड में ये था पहले टर्म, हम ये पहले टर्म ला चुके हैं, अब हमें इन दोनों पर काम करना है। तो अब हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 जो बाद के, जो इक्वेशन 1 के जो बाद के दो टर्म हैं, हमें उन पे काम करना है। लेट अस चूज n2, और काफी बड़ा ले लीजिए, लार्ज NF, so that FM डैश C और जो GC का डिफरेंस है वो क्या आ जाए, लेस देन
f(3) फॉर ऑल m greater than equal to n2। अगर आप ये ले लेते हैं तो आपने पिछले एक्सप्रेशन में n1 लिया था, यहाँ n2 ले रहे हैं, एक ऐसा n ले लीजिए तो दोनों के लिए हो, तो लीजिए लेट n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1, n2। तो n का तो मामला तय हो गया ना, मैं लिख भी देता हूं, हैविंग सेटल्ड on the choice of n, we use the fact that fn is differentiable। हर एक डिफरेंशिएबल तो सभी थे, डिफरेंशिएबल टू प्रोड्यूस अ डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा हमने ले लिया है, फॉर विच fnx minus fnc upon x minus c minus fn dash c, this will be less than epsilon/3 कब, whenever x minus c mod less than डेल्टा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ये हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 के लिए सारे एक्सप्रेशन हो चुके हैं, तो मैं दोबारा इक्वेशन 1 पे जाके नेक्स्ट पेज में आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया पूरा, वही इक्वेशन 1 का, और हम ये देख रहे हैं कि तीनों पार्ट क्या हैं, लेस देन epsilon/3 प्लस दिस इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अब आप ये कह रहे हैं कि fx माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस gc दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, तो दोनों बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा कभी आता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, इट मीन्स a इक्वल टू b, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो लिमिटिंग केस में, तो दिस इम्प्लाइज जब भी x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c होगा, वो किसके बराबर होगा, gc के बराबर, एंड दिस इक्वल टू f डैश c इक्वल टू g डैश c। तो हमने पूरा जो किया है, मैं फिर रिकॉल कराना चाहूँगा आपको कि जो फंक्शंस का सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी चलेगा, लेकिन जो डेरिवेटिव का सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। और मैंने आज शुरुआत वहाँ से की जहाँ ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने शुरू में सीक्वेंस को ही कन्वर्जेंट ले लिया था यूनिफॉर्म। तो आपने देखा कि सीक्वेंस को नहीं लेना, डेरिवेटिव के सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है वो समझ में आया होगा। मैं अब यहाँ पर एक नोट करना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो फंक्शंस का सीक्वेंस है, हमने इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिया। एक्चुअल में ये भी मतलब बहुत ज़्यादा है, इतनी की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शंस का सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लेना भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये है कि वो किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्स कर रहा है, अगर फंक्शंस का सीक्वेंस, हाँ डेरिवेटिव का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन जो फंक्शन का सीक्वेंस है जो पॉइंट वाइज था, वो पॉइंट वाइज ना होकर एक पॉइंट पे भी कन्वर्जेंट है तब भी चलेगा। तो जो मैं आपको, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रूफ में। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। तो जो मैं अभी आपको समझा रहा था मैंने लिख दिया है, द हाइपोथेसिस इन द प्रीवियस थ्योरम इज अननेसेसरीली स्ट्रॉन्ग। इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस की ज़रूरत थी नहीं जितनी हम लेके बैठे हैं, जो हमने प्रूफ किया। वी एक्चुअली डोंट नीड टू एज्यूम दैट fn(x) टेंड्स टू fx पॉइंट वाइज, मतलब हर पॉइंट पे fn(x) fx पे कन्वर्स करे जरूरी
इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने एक पॉइंट सी लेटेड किया था, आप देख रहे हैं। बिकॉज द एज्यूम्शन दैट द सीक्वेंस एफ एन डैश कन्वर्जेस टू एफ डैश मतलब वही जी इज नियरली स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रूव, ये काफ़ी था। डेरिवेटिव का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये पर्याप्त है। जो ओरिजिनल एफ एन है उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी अननेसेसरी है। तो हम अब एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट मानते हुए सीक्वेंस को और डेरिवेटिव के सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मानते हुए दोबारा थ्योरम रिडिफाइन करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। टू फंक्शंस विद द सेम डेरिवेटिव में डिफर बाय अ कांस्टेंट, so we must assume that there is at least one point x naught where f and x naught converges to f x naught, मतलब एक पॉइंट ही बहुत था। चलिए इस आधार पर हम थ्योरम को थोड़ा सा जो कंडीशन है इतनी स्ट्रांग नहीं करके थोड़ा लूज करते हैं और देखते हैं नई थ्योरम कैसे बनती है। इस थ्योरम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझिए। डेरिवेटिव का सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और ओरिजिनल सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। आप देखिए क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिए। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी एंड एज्यूम एफ एन डैश converges uniformly on AB. If there exists a point x naught in closed interval AB where fn x naught is convergent, then the sequence fn converges uniformly on AB. बड़ी शानदार बात है कि डेरिवेटिव अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस से इसका है तो ओरिजिनल भी हो जाएगा अगर ओरिजिनल एक पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर गया। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट है। चलिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम लोग कॉची क्राइटेरियन लेके चलेंगे। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एप्सिलॉन BG1। सबसे पहले तो यही तय कर लीजिए एंड x बिलोंग्स टू कोई पॉइंट है इस इंटरवल। तो fnx माइनस fmx यही प्रूव करना हुआ कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो इसके लिए कोई एक नेचुरल नंबर मिल जाए जहाँ पर nm उस नेचुरल नंबर से बड़े हो और फंक्शनल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो। तो मैं इसे क्या ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर लें, हम लोग इसे कैसे लिख लें, fnx माइनस आपके पास fmx, इसको एक ही मान लेते हैं, माइनस कुछ टर्म हम ले लेते हैं। तो fnx नॉट माइनस fmx नॉट, तो इतना पूरा टर्म हमने ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो इतना ऐड भी करना पड़ेगा अब हमें। तो fnx नॉट माइनस fmx नॉट, ये हो गया हमारे पास। मतलब ये पूरा ब्रैकेट मैंने ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। इस पूरे को 8 ही समझिए, इसे 8 सान ले लीजिए, ये मॉड है। तो इनइक्वलिटी मतलब हम दो हिस्सों में हम इनइक्वलिटी को तोड़ देते हैं। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपके पास fnx माइनस fmx माइनस fnx नॉट माइनस fmx नॉट प्लस मॉड fnx नॉट माइनस fmx नॉट मॉड। ये हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारा काम क्या रह गया, इन दोनों को का जो सम है एप्सिलॉन बाई टू टाइप का कुछ लेके एप्सिलॉन लेके प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसे स्टेप 1 में आपको पहले मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से पहले पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक इंटरवल है AB, उसमें कोई पॉइंट x नॉट है, कहीं पर एक x ले लीजिए, आर्बिट्ररी है। तो इंटरवल में कौन सा ले लेता हूँ, x नॉट से x। लेट अस टेक
a function fn minus fm on इट्स नॉट से इट्स दैट। तो आप ही देखिए जो सीक्वेंस है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का है, तो कंटिन्यूस तो हो रहा है, तो मीन वैल्यू हम लगा सकते हैं। प्रूफ की बाकिया काफ़ी हद तक प्रोसेस वही है जो पिछली थ्योरम में थी। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सम alpha belongs to open interval x naught to x such that आप थ्योरम लगाएं तो एफ एन डैश अल्फा माइनस एफ एम डैश अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपके पास है। तो मैं इसे लिख देता हूँ और यही हमारे पास ऊपर इक्वेशन 1 में आया हुआ था, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, ये देखिए माइनस एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट। तो जो पहला आपके पास मॉड के अंदर है वो पूरा ये है, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट, ये आपके पास है इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट और एफ एन डैश अल्फा माइनस एफ एम डैश अल्फा, ये मॉड आपके पास पूरा इसका मॉड आ गया। अब आप ये देखिए कि एक्स माइनस एक्स नॉट है, इससे बड़ा बी माइनस ए होगा, तो राइट साइड को हम ऐसे ले सकते हैं, इससे बड़ा बी माइनस ए, बी बड़ा ही है तो बी माइनस ए पॉजिटिव होगा इंटू मॉड ऑफ एफ एन डैश अल्फा माइनस एफ एम डैश अल्फा मॉड। तो इससे बड़ा आपके पास जो लेफ्ट हैंड है, इससे बड़ा या बराबर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन आपके पास। अब हम ये लेते हैं स्टेप 2 कर देता हूँ मैं, ताकि मैं छोटे छोटे स्टेप में तोड़ रहा हूँ बात को, ताकि आप समझ जाएं। देखिए जो डेरिवेटिव का सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये एफ एन डैश अल्फा माइनस एफ एम डैश अल्फा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। इसको हम किसी भी एप्सिलॉन से छोटा ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन हमने शुरू में ही तय कर रखा है, ये ले लेते हैं, सिंस एफ एन डैश is uniformly convergent, so by Cauchy criterion, of convergence, there exists some n1, कोई आपको मिलेगा ऐसा सच दैट, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, हमारे पास एफ एन डैश अल्फा माइनस एफ एम डैश अल्फा मॉड, आप जो ले रहे हैं वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 तो लेना ही है, साथ में बी माइनस ए ले लीजिए, ताकि इस वाले बी माइनस ए से बाद में कैंसिल हो जाए। फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू n1, एंड अल्फा तो कोई भी ले लीजिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, कोई भी कहीं।
तो आपने ये कर दिया कि इससे बड़ा आप ये लिखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म हमारे पास और रह गई है इक्वेशन 1 में, इसका इंतजाम तो हो गया। ये था जो एफ एन सीक्वेंस था वो किसी पॉइंट एक्स नॉट पे कन्वर्जेंट है, तो ये एक्स नॉट तो ले ही रखा हमने, तो यहाँ पर क्रॉसिंग क्राइटेरिया इसके लिए भी लगा देते हैं। ये मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। सिंस सीक्वेंस जो ओरिजिनल था एफ एन कन्वर्जेज at x naught, so there exists some n2 means natural number, और क्रॉसिंग क्राइटेरियन यहाँ भी वही लगा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास था एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट, दिस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू n2। अब हमारे पास एक n1 है, एक n2 है। एज यूजुअल लेट हम n ले लेते हैं जो कि मैक्सिमम है n1 और n2 का, तो दोनों इनइक्वलिटीज अभी भी होल्ड करेंगी। सो फ्रॉम 1 एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स मॉड, मैं सीधे अगर लिख दूं तो आप समझ रहे होंगे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। और ये जो हमारे एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लेकिन जो मैंने एन अभी चॉइस लिया था, कैपिटल एन लिया था, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं इस बात को लिख देता हूँ, सिंस आवर चॉइस ऑफ एन इज इंडिपेंडेंट of x, this implies fnx minus fmx mod less than epsilon for every nm greater than equal to n and for every x belongs to क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो सीक्वेंस ओरिजिनल है इज ऑल्सो इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बहुत शानदार थ्योरम है कि डेरिवेटिव की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ओरिजिनल सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तय हो सकती है अगर वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। उम्मीद है आपने इसको अगर सीरियसली सीखना है तो एंजॉय किया होगा। तो हमने दो थ्योरम देख ली, पहले में हमने ओरिजिनल सीक्वेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिया और दूसरे में केवल एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया। तो इन दोनों थ्योरम को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक बहुत शानदार थ्योरम मिलेगी। खैर उसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों कर चुके हैं पूरा पार्ट, लेकिन एज ए स्टेटमेंट वो आपके काम आएगी। कई बार आपको याद रखने में मदद मिलेगी क्योंकि हमने दो पढ़ ली, अगर उनको निचोड़ करके एक बना लें बेहतर स्टेटमेंट तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल एक नोट लिख के और नेक्स्ट थ्योरम दोनों जो पिछली थ्योरम का निचोड़ है वो एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, तो मैं पहले उसे लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस आज के पूरे स्टडी का जो निचोड़ है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। कंबाइनिंग द लास्ट टू रिजल्ट्स वी गेट अ वेरी यूजफुल थ्योरम एज दिस। तो थ्योरम क्या है देखिए प्लीज। लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड एज्यूम एफ एन डैश कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन जी इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट in closed interval AB for which fn x naught is convergent, then f sequence fn converges uniformly। ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। मोर ओवर द लिमिट फंक्शन f जो था, जो सीक्वेंस fn था उसके जो लिमिट फंक्शन है दिस इज डिफरेंशिएबल इस सिचुएशन में एंड दैट f डैश g इक्वल टू g होगा। बेसिकली सारी बात पहली थ्योरम की जैसी ही है। पहली थ्योरम जब आज हमने शुरू की थी तो उसमें f के लिए fn जो सीक्वेंस था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था। अब यहाँ केवल एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेरिवेटिव का सीक्वेंस आपके पास एफ एन डैश का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल एफ एन का सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा अगर वो एक पॉइंट पे भी कन्वर्जेंट हो गया तो। और उस सिचुएशन में जो एफ एन का जो लिमिट फंक्शन होगा एफ वो डिफरेंशिएबल होगा।
और वो किसके बराबर होगा, वो जो एफ एन डैश का लिमिट फंक्शन है एफ डैश उसके बराबर होगा। हमने ये पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो आज पढ़ा है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी समझ थोड़ा बेहतर बने। अभी इतना ही करते हैं, थैंक्स।